नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल अब और गर्म होने जा रहा है। आज अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में पूरे जोर शोर से कूद पड़े। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 253 जाट नेताओं की बैठक हुई। अमित शाह ने उसमें लोगों से बात सुनी उनकी और अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीति पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है और उन्होंने कहा कि जाटों ने मेरी झोली भर दी वोटों से और जाट और किसान देश का विकास चाहते हैं। जाट और किसान देश के विकास के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने जाटों से एक भावनात्मक रिश्ता कायम करने की कोशिश की। इससे पहले भी आप याद कीजिए 2014, 2017, 2019 इन तीनों चुनावों में कहा जा रहा था कि जाट बीजेपी से नाराज़ हैं। तब चौधरी अजीत सिंह जीवित थे। कहा जाता था कि जाट जो है बीजेपी को वोट नहीं देंगे। याद कीजिए 2016 हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, बड़ा हिंसक आंदोलन हुआ। उसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी था। उस समय कहा जा रहा था कि मामला ताज़ा था हरियाणा का। हरियाणा से तमाम नेता जो है कांग्रेस के और दूसरे दलों के पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए कि बीजेपी को हराना है। उस समय भी मोर्चा अमित शाह ने संभाला था। उस समय भी जाटों को भाजपा के पक्ष में अमित शाह ने किया था। अब चौधरी अजीत सिंह नहीं हैं, जयंत चौधरी हैं। कहा जा रहा है कि उनका और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, इसलिए फ़र्क पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन 2019 में भी हुआ था। उस गठबंधन में फिर याद दिला दें कि उस समय मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी शामिल थी। इसलिए महत्वपूर्ण है बसपा की बात करना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों मतदाताओं की संख्या पूरे प्रदेश की तुलना में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा महत्व जो अहमियत थी इस गठबंधन की 2019 के, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी। फिर भी बीजेपी को 64 सीटें मिली, 62 + 2, 80 में से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो अगर आप 2014 से तुलना करें तो केवल 9 सीटों का नुकसान हुआ। ये तब हुआ जब सपा, बसपा और आरएलडी तीनों मिलकर चुनाव लड़े। फिर से अमित शाह जाटों को लुभाने, अपनी तरफ करने के लिए उतर आए। सवाल, जो मुद्दा बीजेपी उठा रही है कि क्या आप 2012 से 2017 के दौर में लौटना चाहते हैं, जब कैराना में पलायन हो रहा था। याद कीजिए 17 में कैराना से पलायन मुद्दा था। इस बार उन जो पलायन करके गए थे उनकी घर वापसी मुद्दा है। पूछा जा रहा है कि क्या जो आपके साथ हुआ 2013 में मुजफ्फरनगर में, उसकी पुनरावृत्ति चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि फिर से आपकी बहू बेटियां सुरक्षित न रहें? 2012 से 2017 के बीच में कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी पूरे प्रदेश में और ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 2013 का दंगा हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, वो मुसलमानों और जाटों के बीच में हुआ था। और जिस तरह से जाट युवकों के खिलाफ बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज हुई, उनका जो है करियर ख़त्म करने की कोशिश हुई, वो जाटों का एक बड़ा वर्ग है जो आज भी भूला नहीं है। दूसरा, कानून व्यवस्था, उसने सबसे ज़्यादा असर डाला है महिलाओं पर, महिला वोटरों पर। लेकिन इन सब के अलावा अब चुनाव का मैदान खुल गया है। कल यानी कि गुरुवार 27 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के और देश के बड़े नेता ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगे। अमित शाह मेरठ में होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर में होंगे, इसी तरह से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा होंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे। जितने छोटे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप कह लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
कल से भाजपा कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर रही है। ये कॉन्सेप्ट आया था भारतीय जनता पार्टी में प्रमोद महाजन के समय, जब योजना बनाई थी कि किसी एक इलाके में या किसी एक राज्य में एक साथ पार्टी के सारे बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतरे। तो चूँकि अभी चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक रोक लगाई हुई है फिजिकल रैलीज पर और रोड शो पर, तो ये सब नेता डोर टू डोर कैंपेन के लिए जाएंगे। और चुनाव आयोग ने जिन क्षेत्रों में 10 फरवरी और 14 फरवरी को मतदान है, वहाँ संख्या डोर टू डोर कैंपेन करने वालों की 5 से बढ़ाकर 10 कर दी है। तो इनके साथ जो लोग चलेंगे, जिस तरह से ये घर घर जाएंगे, ये बड़े नेता, ये मुझे लगता है कि पता नहीं कब इससे पहले हुआ था ऐसा कि पार्टियों के बड़े नेता जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हों। ये दृश्य दिखाई देगा कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब उसकी तुलना में देखिए, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो कहाँ है? उसका कोई नेता अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर नहीं आया है। जयंत चौधरी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, डिप्टी सीएम भी नहीं बनना है। जाटों के मन में, जाट समुदाय के मन में ये भी सवाल है, हमारा नेता न तो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है न डिप्टी सीएम बनने जा रहा है, मिलेगा क्या हमें? अखिलेश यादव की मुश्किल ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव मतदाताओं की संख्या समझिए नगण्य है, बहुत कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद शुरू होता है जो है यादवों की आबादी शुरू होती है, उधर उनकी आबादी ज़्यादा है, अवध में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ उनको जो भरोसा है वो मुस्लिम और जाट मतदाताओं पर है, उसके अलावा जो अति पिछड़ों की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी एक बार कहा था, फिर आज कह रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा। और जब कह रहा हूँ निर्भर करेगा, तो ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नंबर 1 की स्थिति थी 2017 में, वो नंबर 2 पर जा रही है। नंबर 1 पर अब भी है भारतीय जनता पार्टी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बाकी हिस्सों की बाद में बात करूँगा किसी दिन। आज केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में यहीं पर मतदान होना है, वोटिंग होनी है, और उसके लिए 10 और 14 की तारीख तय हो चुकी है। तो यहाँ मतदान है नज़दीक, सामने चुनाव है, इसलिए आज जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की केवल बात कर रहा हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव समुदाय किस तरफ जाएगा? वो सपा को नहीं जाएगा किसी भी हालत में। क्या मायावती मुस्लिम वोट लेने में कामयाब होंगी? 2 सवाल है ये। बसपा की भूमिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2017 जैसी ही रहेगी या उससे बेहतर होगी। ये इन 2 फैक्टर्स पे, अगर बसपा को मुस्लिम वोट मिलते हैं, उसके मुस्लिम उम्मीदवार अपने समुदाय का वोट लेने में कामयाब होते हैं, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता एक मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा, ये वो तय करके बैठा है। गलतफहमी में कहीं किसी निजी संबंध के चलते इसमें कोई बदलाव आ जाए, वो अलग बात है। तो अगर बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, तो जाटव वोट फिर क्या करेगा? जाटव मतदाता क्या करेगा? क्या वो बसपा के साथ, बसपा के हारते हुए उम्मीदवार के साथ रहेगा, या फिर? और दूसरा भी सवाल है कि जहां गैर मुस्लिम कैंडिडेट है बहुजन समाज पार्टी का, अगर वहां मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है बसपा को, तब क्या स्थिति होगी? तो ये 2 सवाल जो हैं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम पर। लेकिन ये जो बात कही जा रही है जाटों की नाराज़गी की, देखिए जाटों का मुख्य मुद्दा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जो ये किसान आंदोलन चल रहा था, उससे उनका कोई विशेष संबंध नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको अच्छी तरह से पता है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि गन्ना किसानों का इलाका है। यहाँ गन्ने की खेती मुख्य खेती है। उनकी 3 मांगें रहती हैं हमेशा। 1,
गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ जाए, दूसरा उनका जो गन्ने का जो भुगतान है वो समय पर हो जाए, एरियर मिल जाए, और तीसरा बिजली का बिल कम हो जाए। गन्ने का मूल्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 रुपये बढ़ाया है, हालांकि जो अपेक्षा थी किसानों को उससे कम बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। दूसरा, गन्ने के भुगतान की बहुत बड़ी समस्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक का बकाया रहता था। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले 5 साल में पिछला बकाया लगभग ख़त्म कर दिया है। 95% से ज़्यादा पिछला भुगतान जो है हो चुका है किसानों को, और इस साल की पेराई सीजन का भी भुगतान होना शुरू हो गया। तो एक उनकी जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो उनकी नज़र में, मतलब बाकी इन जो 3 समस्याओं की बात कर रहा हूँ उनमें सबसे बड़ी समस्या ये थी, उसका काफ़ी हद तक समाधान हो गया। तीसरा, बिजली का बिल, वो सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी कि बिजली का बिल आधा कर दिया, बिजली के रेट आधे हो गए। तो उनकी जो 3 बड़ी समस्याएं थी वो हल हो गई। चौथा, जो सबसे बड़ा, मैं फिर कह रहा हूँ, मुद्दा बनेगा पूरे उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, उसमें जो आमूल परिवर्तन हुआ है उसका प्रभाव चुनाव पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और पांचवा, बिजली की सप्लाई। बिजली 22 से 24 घंटे आ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, इसका बहुत बड़ा असर है। इसने लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, वो चाहे किसान हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे शिक्षा में लगे छात्र हों, शिक्षक हों, जिस भी व्यवसाय में लोग हों, उन सब के जीवन पर उसका असर पड़ा है। इन सब के बावजूद देखिए, चुनाव है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि इस चुनाव में जयंत चौधरी को लेकर एक सिंपैथी जाट मतदाताओं में है। उनको बीजेपी को 14, 17 और 19 में 35 से 40% जाट वोट मिलता रहा है, उसमें 5-7% कमी हो सकती है, और कम से कम अभी तो वो होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसकी भरपाई जो गैर जाट अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी गोलबंदी पूरा करेगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, चुनाव के समय बड़ी बात ये होती है कि जो आपसे संतुष्ट नहीं हैं उनको मनाना और मतदान केंद्र तक ले जाना और अपने पक्ष में वोट करवाना, ये बड़ी कामयाबी होती है किसी भी पार्टी के संगठन की। तो संगठन का जितना बड़ा दायरा, जितना मजबूत संगठन भाजपा का है, ना तो सपा का है और ना आरएलडी का है। ये मैं कोई इस चुनाव के लिहाज से बात नहीं कर रहा हूँ, ये आजमाया हुआ है 14, 17, 19 तीन चुनाव में, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा के चुनाव में। कि अलायंस 17 में भी हुआ, अलायंस 19 में भी हुआ, फिर भी बीजेपी की स्थिति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। बीजेपी अपनी बढ़त बनाए रखने में कामयाब रही। इस बार भी चुनाव काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर होगा कि भारतीय जनता पार्टी जाट समुदाय को अपनी ओर करने में कितना कामयाब होती है, एक। दूसरा, जाट और मुस्लिम समुदाय की जो फॉल्ट लाइन है, जो दरार आई है, वो ख़त्म न होने पाए इसकी कोशिश बीजेपी करेगी, और अब आने वाले दिनों में ज़ोर शोर से करेगी। ये याद दिलाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को कि 2012 से 2017 इस बीच में उन्होंने क्या झेला, क्या परिस्थिति थी, क्या उसको वो वापस लाना चाहते हैं। जिस तरह के लोगों को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने, उससे भी सवाल उठ रहा है। तो बैक फुट पर अब जो है सपा और आरएलडी गठबंधन होगा, फ्रंट फुट पर भारतीय जनता पार्टी होगी। फिर कह रहा हूँ, चुनाव होता है, जो अपने मतदाताओं को निकाल पाएगा, पोलिंग बूथ तक ले जा पाएगा, वो फायदे में रहेगा। कल से चुनाव का माहौल और पूरा नज़ारा आपको बदला हुआ नज़र आएगा। बीजेपी में टिकटों का बंटवारा, जो बाकी सीटें बची हैं उनकी सूची लगभग तैयार हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है, घोषणा होना बाकी है। तो इसलिए उस काम से पार्टी के नेता फारिग हो चुके हैं।
अब चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से उतरने के लिए तैयार हैं और ये 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, यानी कल से। तो देखिए क्या असर होता है, किस पार्टी की क्या स्थिति रहती है। अभी आज जो स्थिति है उसमें इतना ज़रूर कहूँगा कि 2017 की तुलना में बीजेपी कुछ कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन उसकी नंबर 1 की और नंबर 2 से काफ़ी आगे होने की स्थिति अभी बनी हुई है। लेकिन चुनाव प्रचार और मतदान के समय तक ये जो समय है ये निर्धारित करेगा कि बीजेपी को नुकसान ये बना रहेगा बीजेपी का, या उसकी वो भरपाई कर लेगी, या उससे आगे निकल पाएगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।